हाय फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग समझने वाले हैं हीट बजट। हीट बजट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, लेकिन काफ़ी सारे स्टूडेंट इसको बहुत डिफिकल्ट समझते हैं क्योंकि इसमें काफ़ी सारा कैलकुलेशन आ जाता है। तो हम लोग आज इसको एकदम ईजी तरीका से और सिंपल तरीका से समझेंगे कि हम लोग को ये याद हो जाए, और मैं गारंटी देता हूँ कि आपको जरूर याद होगा। हीट बजट का मतलब समझ लेते हैं। हीट बजट का मतलब होता है कि हीट का बजट, मतलब कि जितना मात्रा में रेडिएशन सूर्य से आ रही है उतना मात्रा ही में ही रेडिएशन पृथ्वी भी रिटर्न कर दे। ठीक है, ताकि किसी का किसी पे कोई कर्ज ना हो। अगर सूर्य से आने वाली रेडिएशन पृथ्वी पे आएगी और पृथ्वी उससे कम रेडिएट करेगी या फिर कम रिफ्लेक्ट करेगी तो क्या होगा, पृथ्वी जो है ज़्यादा गर्म हो जाएगी और पृथ्वी पे जीवन नहीं संभव होगा। और अगर ऐसा हो कि पृथ्वी जितना आ रही है उससे ज़्यादा रेडिएट कर दे तो क्या होगी, तो पृथ्वी ठंडी हो जाएगी और फिर भी उस पर जीवन संभव नहीं होगा। तो पृथ्वी के हीट बजट के कारण ही पृथ्वी पे जीवन संभव हुआ है। ठीक है, तो समझते हैं कि पृथ्वी कैसे अपने हीट बजट को मेंटेन करती है ताकि यहाँ पे जीवन संभव हो पाया है। तो मान लीजिए कि अगर सूर्य से जो टोटल एनर्जी आ रही है या फिर टोटल जो रेडिएशन आ रही है अगर वो 100 यूनिट हो, ठीक है, तो ये 100 यूनिट को कैसे पृथ्वी रेडिएट करेगी। तो पृथ्वी सूर्य से जो 100 यूनिट एनर्जी आ रही है उसका जो है लगभग 34 यूनिट एनर्जी जो है पृथ्वी डायरेक्ट जो है सूर्य के या फिर स्पेस में रेडिएट कर देती है, रिफ्लेक्ट कर देती है। कैसे रिफ्लेक्ट करती है, ये जो 100 यूनिट एनर्जी आ रही है उसका लगभग 25 यूनिट जो है वो क्लाउड के द्वारा डायरेक्टली रिफ्लेक्ट हो जाता है। ठीक है, डायरेक्टली क्लाउड के द्वारा स्पेस में चला गया बिना एटमोसफेयर गर्म किए, बिना कुछ किए। ठीक है, 2 यूनिट जो है वो पृथ्वी जो है पृथ्वी खुद ही जो है पृथ्वी का जो लैंड सी सरफेस है वो खुद ही उसको रिफ्लेक्ट कर दिया 2 यूनिट एनर्जी को। और जो 7 यूनिट एनर्जी है वो हो गया रिफ्लेक्ट कैसे, जो डस्ट पार्टिकल है, एरोसोल्स है, वाटर वेपर है, उनके द्वारा लगभग 7 यूनिट एनर्जी जो है रिफ्लेक्ट हो गया। तो इस तरह से पृथ्वी पे आने वाली 100 यूनिट के रेडिएशन जो है वो उसमें से 34 यूनिट जो रेडिएशन है वो डायरेक्टली रिफ्लेक्ट हो गया। और ये जो है इनअफेक्टिव या फिर नॉन इफेक्टिव एनर्जी था, रेडिएशन था, क्योंकि इससे एटमॉस्फेयर ना गर्म हुआ ना कुछ हुआ, पृथ्वी पे ऐसा कोई प्रभाव नहीं पड़ा, ये डायरेक्ट जो है स्पेस में रिटर्न चला गया। ठीक है, तो उसके बाद समझते हैं कि अब हमारे पास बच गया है 66 यूनिट एनर्जी। तो इसका कैसे पृथ्वी इसका यूज़ करती है, तो देखिए 34 यूनिट एनर्जी डायरेक्ट जो है स्पेस में रिटर्न हो चुका है ऑलरेडी। अब हमारे पास बचा है 66 यूनिट एनर्जी। अब ये 66 यूनिट एनर्जी कैसे उपयोग में आएगा, तो 66 यूनिट एनर्जी का जो है 19 यूनिट जो है 19 यूनिट जो है वो लगभग जो है एटमॉस्फेयर में जो क्लाउड है और जो एरोसोल्स, वाटर वेपर, डस्ट पार्टिकल, एयर मॉलिक्यूल्स, वो सभी या फिर जो भी गैसेस वही सभी वो सभी जो है इसको एब्जॉर्व कर लेंगे। ठीक है, तो लगभग इस 90 यूनिट का 17 यूनिट एब्जॉर्व करेंगे एरोसोल्स, और जो 2 यूनिट है वो एब्जॉर्व करेंगे क्लाउड्स। ठीक है, तो 90 यूनिट जो है इसका जो है इस तरह से एब्जॉर्व कर लिया जाएगा इन दोनों के द्वारा। उसके बाद बच गया 47 यूनिट। 47 यूनिट जो होगा वो 47 यूनिट का 19 यूनिट जो है वो अर्थ को डायरेक्टली सनलाइट के रूप में मिलेगा। जो डायरेक्ट सनलाइट मिलता है वो एज ए डायरेक्ट सनलाइट जो है अर्थ को मिलेगा। ठीक है, और उसका जो बच गया भाग है उसका लगभग 23 यूनिट जो है वो डिफ्यूज हो जाएगा, क्लाउड के द्वारा डायरेक्टली डिफ्यूज हो जाएगा एटमॉस्फेयर में और इस तरह से एटमॉस्फेयर गर्म करेगा। और लगभग 5 यूनिट जो है वो जो स्कैटर हो जाएगा, जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स है, वाटर वेपर नहीं, एयर मॉलिक्यूल्स या फिर डस्ट पार्टिकल, एरोसोल्स है, उनके द्वारा जो है वो स्कैटर हो जाएगा। स्कैटर क्या होता है, डिफ्यूज़न क्या होता है, एब्जॉर्प्शन क्या होता है, इंसोलेशन क्या होता है, ये सारी चीज़ें मैंने अपने पहले वीडियो में समझाई हैं, आप उनको जाके देख सकते हैं। वाई द स्काई इज़ ब्लू एट नून, ये जो वीडियो इस वाला जो वीडियो है इस वीडियो में मैंने सारा चीज़ समझा दिया है, तो वहाँ पर आप देख सकते हैं। तो ये हमने समझा कि ये जो 66 यूनिट आया वो कैसे एटमॉस्फेयर में यूज़ हो गया, और ये एटमॉस्फेयर को गर्म करने में, एटमॉस्फेयर में एनर्जी को जो है लाने में ये काम में आता है। इसीलिए उसको इफेक्टिव जो है रेडिएशन कहते हैं, या फिर इफेक्टिव ये भाग है सूर्य का रेडिएशन का। और ये जो 34% है वो या फिर 34 यूनिट है वो इनइफेक्टिव है, क्योंकि उसका कोई यूज़ नहीं है, वो डायरेक्ट चला गया। लेकिन जो 66 भाग है वो इफेक्टिव है। ठीक है, तो अब तो हम लोग देख लिए कि सूर्य का रोशनी पृथ्वी पर आ गया। अब ये रिटर्न कैसे होता है इसको समझते हैं। अब देखिए ये आउट गोइंग टेरेस्ट्रियल एनर्जी, मतलब कि पृथ्वी अब कैसे इसको भेजेगी, जो मिला है उसको वो कैसे रिटर्न करेगी। तो पृथ्वी जो है वो
एक ही दिन में तो सारा रिटर्न नहीं कर देगी, इसीलिए कल का कुछ भाग बचा रहेगा उसको मिला के फिर आज रेडिएट करेगी, फिर आज का कुछ भाग बचेगा फिर उसको कल रेडिएट करेगी। इस तरह से वो डायरेक्टली 100 यूनिट रेडिएट नहीं करती है, वो रेडिएट करती है 120 यूनिट एनर्जी। ठीक है, अब ये 120 यूनिट एनर्जी को जो है वो रेडिएट कर रही है स्पेस के लिए। ठीक है, इसी स्पेस के लिए वो रेडिएट करेगी। ये है एटमॉस्फेयर का लिमिट, एटमॉस्फेयर का ये भाग है। तो इस तरह से जब वो 120 यूनिट जो जब एटमॉस्फेयर से बाहर की ओर जाएगा तो क्या होगा, उसका लगभग 140 यूनिट या 114 यूनिट जो है वो एटमॉस्फेयर में ही लग जाएगा, एटमॉस्फेयर को ही गर्म कर देगा। ठीक है, क्यों, ये जो सूर्य से जो रोशनी आती है वो शॉर्ट वेव के रूप में आती है, लेकिन पृथ्वी जो जाती है वो लॉन्ग वेव के रूप में आती है। तो जब ये रोशनी जाएगी पृथ्वी से वापस स्पेस की ओर, तो उसको तो एटमॉस्फेयर को पार करके ही जाना पड़ेगा। तो इस तरह से एटमॉस्फेयर में वो एनर्जी उसका लगभग 140 यूनिट जो है वो एटमॉस्फेयर में ही एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। तो इस तरह से जो है एटमॉस्फेयर में जो है 140 यूनिट एब्जॉर्ब कर लिया गया और केवल 6 यूनिट जो है वही जो है रिटर्न जा पाया। इस तरह से 6 यूनिट एनर्जी तो पृथ्वी अपना जो है वो रिटर्न कर दी, उसका कर्ज कम हो गया। ठीक है, 66 यूनिट का कर्ज था और वो 6 यूनिट हो गया बस। अब ये जो एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर में हम लोग देखें कि 114 यूनिट एब्जॉर्ब कर लिया है एटमॉस्फेयर। उसके बाद से देखते हैं कि ये जो 90 यूनिट है, ये 90 यूनिट ये कहाँ से आता है। तो ये पिछले वाले हम लोग क्षेत्र में देखा था कि पिछले वाले वीडियो में हमने पिछले वाले स्लाइड में हमने देखा था कि 90 यूनिट एनर्जी जो है वो पृथ्वी सूर्य से जो रोशनी आ रही थी उससे 90 यूनिट एनर्जी जो है वो एटमॉस्फेयर में जो गैस थे और जो क्लाउड थे वो इसको एब्जॉर्ब कर लिए थे, तो वही 90 यूनिट एनर्जी यहाँ पे है। तो इस तरह से 114 एनर्जी, 114 एनर्जी, 114 एनर्जी पृथ्वी वाला लॉन्ग वेव रेडिएशन से एब्जॉर्ब एटमॉस्फेयर में आ गया, एटमॉस्फेयर को में मिल गया। और 90 यूनिट एनर्जी जो है वो डायरेक्ट सनलाइट से उसको मिल गया। ठीक है, 10 यूनिट एनर्जी जो है वो कैसे मिलेगा, कन्वेक्शन के थ्रू। कन्वेक्शन मतलब कि पृथ्वी जो गर्म हुआ उसके आसपास में जो भी एयर पार्टिकल्स वो सभी उससे गर्म हो। तो इस तरह से एटमॉस्फेयर को लगभग 10 यूनिट एनर्जी और मिल गया। और 23 यूनिट एनर्जी कैसे मिल गया, तो 23 यूनिट एनर्जी मिला है उसको कंडेंसेशन से। कंडेंसेशन मतलब क्या होता है, या फिर बोल सकते हैं लेटेंट हीट से। लेटेंट हीट मतलब क्या होता है कि पृथ्वी पे जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई पॉन्ड है, अब इस पॉन्ड में अगर तालाब है, अब तालाब में पानी है, अब इस पानी को गर्म होने में जितना एनर्जी लगेगा वो एनर्जी किस में एब्जॉर्ब रहेगा, वो एनर्जी किस में छिपा रहेगा, वो रहेगा उसके वेपर में। क्योंकि उसी एनर्जी के एब्जॉर्प्शन कारण, उसी एनर्जी के पानी में मिल जाने के कारण, या फिर पानी में जो गर्मी आई है उसी गर्मी के कारण ही ना वो वेपर में बना है। तो इसीलिए वो क्या होता है, वो एनर्जी वेपर में रहता है एब्जॉर्ब करके। तो वेपर जब ऊपर की ओर जाता है, जानते हैं वो ऊपर में जैसे जैसे जाते हैं टेम्परेचर कम होता जाता है। तो जैसे ही ऊपर में जाएंगे टेम्परेचर कम होगा, तो जो इतना टेम्परेचर कम होगा वो टेम्परेचर जाएगा कहाँ, तो वही टेम्परेचर जो है वो एटमॉस्फेयर में चला आता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे अगर टेम्परेचर 34 डिग्री तक था, 34 डिग्री सेल्सियस था टेम्परेचर अगर मान लीजिए, और ऊपर में जाके अगर -4 डिग्री टेम्परेचर हो जाता है, एक्चुअली इससे बहुत ज़्यादा टेम्परेचर कम होगा, लेकिन मान लीजिए अगर -4 डिग्री टेम्परेचर कम होता है तो लगभग 38 डिग्री जो सेल्सियस 38 डिग्री सेल्सियस का जो एनर्जी होगा वो कहाँ जाएगा। ठीक है, वो कहाँ जाएगा, वो एनर्जी जो है एटमॉस्फेयर के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। तो इस तरह के एनर्जी को हम लोग कहते हैं लेटेंट हीट की, या फिर कंडेंसेशन के द्वारा जो एनर्जी रिलीज हुई, या फिर कंडेंसेशन के कारण जो एनर्जी रिलीज हुई। तो इस तरह के एनर्जी से जो है एटमॉस्फेयर को लगभग 23 यूनिट एनर्जी मिल जाएगी। तो इस तरह से टोटल एटमॉस्फेयर को कितना एनर्जी मिल गई, 166 यूनिट की एनर्जी मिल गई। ठीक है, 166 यूनिट की एनर्जी मिल गई। अब इस 166 यूनिट की एनर्जी में से एटमॉस्फेयर क्या करेगा, 60 यूनिट की एनर्जी जो है वो डायरेक्ट रिटर्न कर देगा इसको स्पेस में, और फिर से 106 यूनिट की एनर्जी, 106 यूनिट एनर्जी जो है वो अर्थ को फिर से वापस कर देगा, और फिर से यही एटमॉस्फेयर में गर्म करेगा, फिर अर्थ को गर्म करेगा, फिर अर्थ जो एटमॉस्फेयर गर्म करेगी। इस तरह का ये प्रोसेस चलता रहता है। तो अल्टीमेटली हम लोग यहाँ देखते हैं कि हमारा जो 66 यूनिट का जो कर्ज था वो अब पूरा हो गया, क्योंकि पहले ही 6 यूनिट एनर्जी आ चुकी है, रिटर्न जा चुकी है, और अब फिर से एटमॉस्फेयर ने उसको 60 यूनिट एनर्जी रिटर्न कर दिया। तो इस तरह से टोटल 66 यूनिट का जो कर्ज था वो चला गया, और इस तरह से पृथ्वी का हीट बैलेंस बन गया। देखिए हमने यहाँ पे देखा था कि 34 एनर्जी यूनिट तो वो पहले ही थी कि वो 66 यूनिट उसको पास बचा था कर्ज के रूप में, और अब जो है वो ये जो 66 यूनिट जो भाग था उसको भी वो सारा को वो रिफ्लेक्ट कर दी, और इस तरह से
पृथ्वी का हीट बजट बन गया और इस तरह से पृथ्वी का हीट बजट बना रहता है और इसी कारण पृथ्वी का टेम्परेचर हमेशा बना रहता है, कभी ज़्यादा गर्म नहीं होता, कभी ज़्यादा ठंडा नहीं होता और इस तरह से पृथ्वी पे जीवन संभव हो पाता है। तो ये रहा पृथ्वी का हीट बजट। तो आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो, आपको समझ में आया हो, ईजी और सिंपल लगा हो, तो ज़रूर से ज़रूर मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।